गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से मैं विक्रम कुमार ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज जैसा कि मैंने कहा था कि अल्टरनेट वाइज अब क्लास चलेगा, एक दिन 9th, एक दिन 10th, फिर एक दिन 9th 10th, ऐसे ही अल्टरनेट वाइज चलेगा क्लास। तो आज फिर से, कल 10th का क्लास आया था, आज हम 9th का क्लास लेके आए हैं बच्चों। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से नज़र डालते हैं कि क्या क्या पिछले क्लासों में कराया जा चुका है। नंबर सिस्टम के 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आज ये हमारा चौथा लेक्चर है, नंबर सिस्टम पार्ट 4। ठीक है, याद रखना है। नंबर सिस्टम पार्ट 4, ठीक है। एक और लेक्चर हम नंबर सिस्टम का लेंगे, इसके बाद नंबर सिस्टम हमारा खत्म हो जाएगा। लगभग हमने सारे 3 लेक्चर में नंबर सिस्टम का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था, नंबर जितने भी सारे नंबर थे वो सारे के सारे स्टडी हमने कर लिए। तो अब जो भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं कि उसमें कितने प्रकार से न्यूमेरिकल्स आते हैं। सारा न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का लगभग सारा न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर जाएंगे। तो आज देखते हैं एनसीईआरटी का कुछ हम न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आए हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वैसा कि तो पहले दूसरे में आप जान ही चुके हैं हम कहाँ तक पढ़ा चुके हैं, नंबर लाइन वगैरह, रियल नंबर, रैशनल, इरैशनल, सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन जो भी आता है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जो स्क्वायर रूट होता है सारे पॉजिटिव इंटीजर का, तो आप इंटीजर जानते हैं, यानी कि इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक होना चाहिए, यानी कि वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ना ही वो मिक्स फ्रैक्शन में होना चाहिए, एकदम पूर्ण अंक होना चाहिए। तो वही आपका इंटीजर होता है। तो जो भी इंटीजर होंगे, ठीक है, इंटीजर जो भी होगा, इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने सारे भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, सिर्फ पॉजिटिव, निगेटिव की बात नहीं करेंगे। निगेटिव का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कि इमेजिनरी नंबर होता है। तो जो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट होगा, यानी कि जो भी इंटीजर हम लेंगे उसका स्क्वायर रूट करना होगा। तो पहला लाइन तो यही कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इफ नॉट गिवन आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरैशनल। ये कह रहा है कि पॉजिटिव स्क्वायर इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होगा वो इरैशनल होगा, ये बात कह रहा है। तो देखते हैं कि इंटीजर कौन कौन से होते हैं। एग्जांपल, इंटीजर का एग्जांपल क्या होता है? 0, 1, 2, 3, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो इधर ही जाएंगे। और 0 ले भी सकते हैं आप, नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। 0 को तो 0 इंटीजर बोलते हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर जो कि इस फॉर्म में है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते जाता है इंटीजर, तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो इरैशनल होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि क्या इसका स्क्वायर रूट इरैशनल होगा। चलिए आगे एग्जांपल चेक कर लेते हैं। 2 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम आपको पहले ही बता रखे हैं कि इरैशनल वो नंबर्स होते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जाएगा वो इरैशनल होगा, या फिर जो p/q के रूप में ना लिखा जाए वो इरैशनल होगा। तो p/q का रूट तो यहाँ नहीं लग रहा है हमें, लेकिन यहाँ परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है। ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो चलो भाई ये इरैशनल होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी इरैशनल होगा। लेकिन जैसे ही हम √4 पे आएंगे तब तो कहिएगा सर √4 तो 2 होता है और ये तो रैशनल होता है। बात समझ में? ये तो रैशनल होता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रैशनल? तो आप कहेंगे नो सर, नो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट रैशनल, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। अगर आप यहाँ से भी 1 भी ले लेते तो 1 का भी रूट निकालते तो 1 तो भी रूट से बाहर आ ही जाता है, तो ये भी रैशनल हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? आपको एग्जांपल देना है, अगर नहीं है तो एक एग्जांपल देके बताइए कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ रैशनल। तो बहुत सारे हैं, √4 का एग्जांपल ले लेंगे, √1
√1 का ले लेंगे, √9 का ले लेंगे, √16 का ले लेंगे। ये सारे एग्जाम्पल हैं जिनका स्क्वायर रूट रैशनल आता है। चलिए पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पे। यू नो डैट 1/7, आप जानते हैं कि 1/7 को इस फॉर्म में लिखा जाता है। आपको तो पता ही है 1/7 है, तो इसको 7 से 1 में डिवाइड करेंगे, तो 7 से जब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर होगा 0.14287, ये आंसर आएगा। और इसके बाद जब आप डिवाइड करोगे तो यही डिजिट रिपीट होगा 142,857, फिर से यही डिजिट रिपीट होगा 142,857। बात समझ में आ रही है? ये रिपीट होता रहेगा लगातार, यानी कि 5 2 4 6 डिजिट के बाद ये रिपीट होता जाएगा। तो इसका मतलब है हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसी पे रेकरिंग लगा देंगे तो ये नंबर आ जाएगा आपका। तो ये पहले से ही दे रखा है कि 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है। तो क्या आप बता सकते हैं, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 3/7 की क्या होगी, 4/7 की, 5/7 का वैल्यू क्या होगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 7 से 2 को डिवाइड करना होगा, फिर वैल्यू निकालना होगा, फिर 7 को 3 से डिवाइड करना होगा, फिर वैल्यू निकालना होगा। तो ऐसे तो काफी लंबा हो जाएगा और टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा आपका। तो जानते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन दिया क्यों, इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है, तो फिर ये इतना मेहनत क्यों करवा रहे हैं। तो बच्चों देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए पहले हम एक दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि 1/11 को क्या लिख सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। जिन बच्चों को नहीं पता है, ये क्लास 9 का नंबर सिस्टम है, पार्ट 4, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो आप क्या करोगे कि 11 से 1 में डिवाइड दोगे, डिवाइड नहीं होगा पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, फिर भी डिवाइड नहीं होगा 1 0 और लगेगा, 1 0 और इधर आ गया। अब आप 9 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 99, 1 रिमाइंडर हुआ। फिर आप क्या करोगे, 1 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये, तो फिर आप 0 दोगे, एक पॉइंट है तो 0 तो ऑलरेडी आ जाएगा। अभी भी डिवाइड नहीं लगेगा तो फिर एक 0 देना होगा, फिर एक 0 आएगा, फिर 9 से हम डिवाइड करेंगे, फिर 99, यानी कि सेम रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब है जब रिमाइंडर सेम आ रहा है तो ये भी डिजिट सेम आता जाएगा, 09 09 09 09 चलता जाएगा ये वैल्यू, तो इनफाइनाइट तक ये चलता जाएगा। तो आपको तो पता है ना कि जब ये वैल्यू रिपीट हो रही हो तो इसको आराम से लेकर में लिख देते हैं, 09 करेंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब आप 2/11 की वैल्यू निकालिए कि क्या होगा। जब आप 2/11 का वैल्यू निकालोगे तो 11 को 2 से डिवाइड देना होगा, पॉइंट देंगे, डिवाइड नहीं लग रहा है तो 0, अभी भी नहीं लग रहा है, या लग रहा है, लग रहा है, 1 टाइम में लगाएंगे आ जाएगा 9। ठीक है, फिर पॉइंट है तो 1 0 आ जाएगा, और 8 टाइम में 88, फिर 2 आ गया, 2 से डिवाइड दे रहे थे फिर 2 आ गया, यानी कि ये सेम वैल्यू रिपीट होता रहेगा। जब रिमाइंडर आपका सेम आ जाए तो वो वैल्यू भी आपका सेम आएगा, यानी कि ये भी वैल्यू 18 18 18 रिपीट होता जाएगा। और जब वैल्यू रिपीट होता है तो हम उसको क्या करते हैं, वर्नाकुलम में लिखते हैं, 0.18 पे बार लगा देंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में है। तो आप यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी देख रहे होंगे कि यहाँ सिर्फ 1 से 2 हुआ है, 1 से 2 हुआ है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। यहाँ 09 था, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये भी 18 हो गया। यानी कि अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और आंसर तो सेम ही आ रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगर हमें 1/11 की वैल्यू पता चल गई तो 2/11 की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/11 अगर निकालना हो
तो डायरेक्ट हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.27 फिर रिकरिंग आ जाएगा। 4/7 निकालना हो तो 0.36 फिर रिकरिंग आ जाएगा। यही वैल्यू चलती जाएगी। सेम इसके साथ भी यही कंडीशन होगा। जब 1/7 का वैल्यू ये दे रखा है, 1/7 की वैल्यू जब ये दे रखी है तो 2/7 का वैल्यू क्या होगा? 2/7 को हम ये तो लिख सकते हैं ना 2 × 1/7, और 1/7 का वैल्यू क्या है? 1/7 की वैल्यू यही तो है 0.142857। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 417,582 ये, और इस पे लिखा लगा यही आपका आंसर है। फिर 3 × दिस, इसका आंसर हो जाएगा। 4 × दिस, इसका आंसर हो जाएगा। 5 × दिस, इसका आंसर हो जाएगा। 6 × दिस, इसका आंसर। क्लियर? तो इस तरीके के ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपके एनसीईआरटी में दिए गए हुए हैं। काफ़ी इजी है। जब आप अच्छे से, हम जब इसके लेक्चर को देख रहे थे, जब वहाँ एक्सप्लेन डिटेल में जब मैंने आपको पढ़ाया था, अगर वो आपको समझ में आया तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर दिक्कत है तो हम उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्सप्रेस, आप सुन के भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस 0.99999 चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी इन द फॉर्म ऑफ p/q, इन द फॉर्म ऑफ p/q इन द फॉर्म p/q। देखिए ये सब मैंने आपको सिखा रखा है 0.333 को कैसे p/q के रूप में लिखते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और आपको कुछ लिखना होता है, जिसकी वजह से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। वो क्वेश्चन ये है कि आगे भी है, यू सरप्राइज by your answer, you surprised by your answer with your teacher discuss why the answer makes sense, ठीक है। तो इसको तो पहले आपको p/q के रूप में बदलना है, ये बात तो समझ में आ रही है आपको, और आप लोगों ने बदल भी लिया होगा। कुछ लोगों ने जो क्लास को सीरियसली वे में ले रहे हैं और अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन में भी जारी रख रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, क्योंकि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही है। तो आपको ऑनलाइन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर भी आपको ये झेल के अपनाना पड़ेगा इस चीज़ को। अब मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चों कि 2 से 3 दिन 4 दिन आपको लगेगा, थोड़ा ऑड फील होगा। हमको भी सोच सकते हैं ना कि हम मान लेते हैं इस रूम में कोई नहीं है, अकेले में पागलों की तरह बोल रहे हैं, तो एक दिन तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, दूसरे दिन से कोई दिक्कत नहीं होती। हमको लगता है कि हम मान लेते हैं कि हाँ हमारे सारे बच्चे बैठे हैं। तो ठीक उसी प्रकार आपको मान लीजिए, आप जैसे मोबाइल में देख रहे हैं ना कि आप सर को सामने देख रहे हैं, अब
एकदम निश्चित रहिए, आपको थोड़ी सी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको लगेगा क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ऐसा फील होगा जब आप पढ़ाई के अंदर चले जाओगे। लेकिन कुछ बच्चे हो जाएगा वो नहीं पढ़ने में समझ में आ रहा है, ऑनलाइन ये नहीं, तो ऑनलाइन से IAS भी बनते हैं पढ़ के बच्चे, ठीक है। तो इसी के लिए झंझट नहीं लेना, बस आप मन से पढ़ो, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो, ठीक है। चलिए तो पहले तो हम देखते हैं कि इसको P/Q के रूप में बदलने पे आंसर कितना होगा। बच्चों आपको, आप लोगों का आंसर आ गया होगा, कुछ बच्चे का, अच्छी बात है। नहीं आ रहा है वो एक बार फिर से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो 0 इसको हम पहले बदलने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि हमको इसको x के बराबर लेना होता है, तो 0.99999 ये है आपका क्वेश्चन। फिर आपको बताया था कि हम इसको वैसे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे डिजिट से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इसके डेसिमल के बाद वाले डिजिट पे कोई फर्क ना पड़े, कोई इफेक्ट ना हो। तो सर आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, एक डिजिट आगे चला आएगा डेसिमल, और डेसिमल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेसिमल के बाद 999 ही था, और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी डेसिमल पे 99 ही रहेगा। तो यानी कि इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप लोग लिख लीजिएगा मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। और अब देखिए इसको क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे जब इसको 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9.9999 हो जाएगा। देख रहे हैं 9 ये खत्म नहीं होगा, बहुत आगे तक जा रहा है, यहाँ भी बहुत आगे तक जा रहा है, लेकिन डेसिमल के बाद सेम ही है। डेसिमल से पहले यहाँ 0 है, डेसिमल से पहले यहाँ 9, सिर्फ यही अंतर है। और आपको उस दिन भी बताया था कि 5.02 है या फिर 5.22 है, ये कैसे आता है। तो 5 को अगर 0.22 से प्लस कर देते हैं तभी तो ये आता है। तो अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी तो ये लिख सकते हैं ना, 9 प्लस 0.999 ऐसे चलता जाएगा। अलग कर लिए इस 9 को, और यहाँ तो 10x ही है। तो अब देखो कि 0.999 को क्या हमने माना था, तो उसका 0.99 को तो x माना था हमने, तो 0.99 के जगह पे क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे इसके जगह पे, और जो जैसे है वैसे ही रहेगा। बात समझ में आए। अब इस x को LHS साइड में लाएंगे, तो 10x माइनस x बराबर 9, तो 9x बराबर 9, x बराबर 9/9, यानी कि x बराबर 1 आ गया। हाउ इट इज पॉसिबल, यह कैसे पॉसिबल होगा कि 0.9999 है और यहाँ x की वैल्यू 1 आ गया, P/Q के रूप में बदलना था, और यहाँ तो 1/1 ही आ गया। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव है। तो यही बात आपको अपने टीचर से डिस्कस करना है या फिर अपने क्लासमेट से डिस्कस करना है कि हाउ इट इज पॉसिबल 0.9999 को हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी बात को डिस्कस करने के लिए, इस बात को समझाने के लिए हम आपको नंबर लाइन पे लेके चलते हैं, और वहां से हम आपको समझाते हैं कि ये 0.9999 को 1 क्यों कहते हैं, ठीक है। तो बस आप ध्यान देते रहो, और ये जो आप समझोगे ये मेथड आपको आगे वाले क्वेश्चन में बहुत मदद करेगा। तो हम इसको मिटा रहे हैं और इसको नंबर लाइन पे समझते हैं कि क्यों 0.999 को 1 कहते हैं। 0.9 रहकर भी इसको लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। 0.9 रहकर। अब चलिए अब इसको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका नंबर लाइन। आपको पता है कि बीच में हम 0 लिखते हैं और फिर 1 लिखते हैं, फिर 2 होता है, लेकिन हम 0 से 1 ही लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे के डिजिट्स क्यों लें जब हमको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको तो पता है कि कहाँ तक कैसे जाते हैं। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये 0.999 कहाँ होगा, ठीक है। तो बस आप देखते जाइए 0.9। सबसे पहले बात तो इसको हम लिख सकते हैं ना पहले कि 0.9 कहाँ है, ये ढूंढिए। 0.999 ढूंढने से पहले ये ढूंढिए कि 0.9 कहाँ होगा। तो आप कोशिश करोगे कि यहां से अगर मान लेते हैं तो 1 2
सॉरी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1 हुआ आपका। तो इसका मतलब 0.9 तो यहाँ है और 1 यहाँ है। तो अब देखिए हमको तो 0.9999 लेके जाना है और अभी तक सिर्फ हम 0.9 ढूंढ रहे हैं। तो 0.99 जो होगा वो इससे इसके बीच में होगा। समझ में आ रहा है आपको? यहीं से यहीं के बीच में ना होगा 0.9999। तो अब हम थोड़ा इसको जूम करते हैं और इसको लिखते हैं कि ये 0.9 यहाँ है और ये 1 यहाँ है। तो इसके बीच में ना होगा 0.999। तो अब देखिए अब हम 0.9 को तो ढूंढ लिया, अब थोड़ा 0.99 को ढूंढते हैं कि कहाँ होगा। इसका मतलब है कि हमको इसके बीच में क्या हो सकता है 0.91 फिर 92 फिर 93 ऐसे चलता जाएगा बढ़ते हुए, फिर लास्ट में यहां पे आएगा 0.99। समझ रहे हैं? एकदम यहां पे आया 0.99 एकदम 1 के पास में है। लेकिन अभी तक तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो आपको और आगे बढ़ना है, 0.999 ढूंढना है। तो जब आप 999 ढूंढोगे तो इसका मतलब थोड़ा और इसको जूम करके देखिए, तो 0.99 यहां है और 1 यहां होगा, यानी कि 0.999 तो यहां होगा। बात समझ में आ रही है? 999 तो यहां होगा, फिर आप इसको जूम करोगे, फिर देखो 0.999 तो यहां होगा और 1 यहां है, तो 0.49 तो यहां होगा। बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि अगर इसको आप जूम से हटा के थोड़ा स्मॉल करते जाइए तो ये कितना छोटा होके और कहां पे आ जाएगा, वही आप ही डिसाइड कर लो कि ये 0.999 जब इतना लंबा होगा तब ये कहां पे आ जाएगा। ये एकदम एग्जैक्ट 1 पे आके बैठ जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते लेकिन एकदम नेग्लिजिबल आप कर सकते हैं, इनफाइनाइट के कंसेप्ट से ये चलेगा और एकदम नेग्लिजिबल ये 1 से जुड़ जाएगा एकदम। तो आप कह सकते हैं कि 0.99999 इसका मतलब 1 हो सकता है। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आया होगा। और ये जो मेथड है, ठीक है, जिस मेथड से आपको ये समझाया गया है, ये मेथड भी अभी थोड़ा देर बाद हम इस बातों को डिस्कस करेंगे, इस मेथड को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे अभी भी बता देता हूं, इसका नाम होता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, आपको आगे क्वेश्चन भी मिलेगा कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन द्वारा किसी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताइए। ठीक है, तो आगे हम जब क्वेश्चन आएगा तब हम पढ़ेंगे, लेकिन चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन क्या है? ये सब बच्चों क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये हम अपने मन से नहीं दे रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल of rational number in the form of p by q where q is not equal to 0। अब तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों की क्यों 0 क्यों नहीं होता है। इसकी तो लंबी कहानी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। वेयर p and q are integers और 1
1/0 क्या होता है, ये एक छोटी सी वीडियो में कट करके मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है अलग से, वहां से भी आप फिर से दोबारा देख सकते हैं। विथ नो कॉमन फैक्टर, विथ नो कॉमन फैक्टर्स other than 1 and having terminating decimal representations। रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, शॉर्ट में समझ सकते हैं। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q must satisfy। देखिए बच्चों, ये सारा मैंने पढ़ा रखा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नहीं बनेगा। अगर आप ध्यान से वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, लेक्चर नहीं सुनते हैं, तब फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक, समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एक बार उसको डिस्कस करते हैं, फिर बाद में आपको बताएंगे कि ये मैंने कहाँ बता रखा है। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। सारे रैशनल नंबर का आप एग्जाम्पल जानते हैं कि रैशनल नंबर भाई तो पी बट्टी क्यू के रूप में होना है। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई सही है, पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं एंड विथ नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदर देन 1 के अलावा, यानी कि को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर का भी HCF 1 होता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उसके पास जो होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में मैंने पढ़ा रखा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 3 टाइप्स के होते हैं। और पहला टाइप क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रेकरिंग। और तीसरा टाइप होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, गलत बोला क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तीनों मैं लिख देता हूं, डेसिमल एक्सटेंस 3 मैंने पढ़ा रखा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, फिर और ये रेकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है, लेकिन एक बात पे आपको गौर कर रहे हैं कि एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर ले रहा है, और उस वीडियो में जो कि नंबर सिस्टम पार्ट 2 है उसमें मैंने समझाया था कि रैशनल नंबर सिर्फ यही दोनों होते हैं, क्योंकि इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग को पी बटे क्यू के रूप में तो लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये खत्म ही नहीं होगा। अगर ये खत्म ही नहीं होगा तो हम इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे ही नहीं। आप सोचो ना कि जैसे कि 0.1256 0.0562 कुछ भी हो सकता है, ऐसे चलता जाएगा। तो जब ये खत्म ही नहीं होगा तो आप तो जानते हैं ना कि 0.12 अगर रहता तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, 0 कट करके लिख लेते हैं 12/100, या फिर इसको 6/50, या फिर इसको 3/25, ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। लेकिन जब ये खत्म ही नहीं होगा तो कितने जीरो लगाएंगे, ये कैसा डिसीजन होगा, तो डिसीजन होगा ही नहीं। तो इसको हम तो पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे ही। जब इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे ही नहीं तो ये तो रैशनल ही नहीं हुआ, ये तो इर्रेशनल हो गया। वहां बता रखा है कि ये इर्रेशनल होता है। तो यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल यहां होगा और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग ये होता है, जो आपको पढ़ा रखा है अभी। पिछला ये क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग का था, लेकिन यहां सिर्फ बात कर रहा है ये कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, और टर्मिनेटिंग डेसिमल तो ये है।
और वहां मैंने बताया था एग्जाम्पल लेके टर्मिनेटिंग होता क्या है। तो टर्मिनेटिंग में एग्जाम्पल लिया था मैंने 1/2 का और 1/5 का। ठीक है, 1/2 और 1/5 का लिया था कि अगर यही एक ऐसा डेसिमल होता है या यही एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आता है, तो इसको कंबाइन करके हम लिखा था कि अगर q 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हो तभी उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो आपको याद रखना है कि या तो q का जो फैक्टर होना चाहिए, q का जो फैक्टराइजेशन आप करोगे तो 2 और 5 के ही रूप में आना चाहिए। सिर्फ 2 भी है तो काम चलेगा, सिर्फ 5 भी है तो काम चलेगा, 2 और 5 भी है तो भी काम चलेगा, यही होना चाहिए। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सोचोगे कि हाँ सर कि 3 बटे 2 गुने 3 गुने 5 हुआ तब ये तो हो सकता है ना सर, 3 से 3 कट जाएगा और ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में पहले ही वो बता रखा है कि P एंड Q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर, तो ऊपर तो अब 3 कॉमन हो गया तो हो ही नहीं सकता है, तो ऐसा एग्जांपल तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही लिखना है कि Q का जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 3.765 एक मिनट विजुअलाइज 3.765 on the number line using successive magnification. ठीक है, तो आपको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन द्वारा ये बताना है कि 3.765 नंबर लाइन पे कहाँ होगा। तो आप जानते हैं अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले 0.9999 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया सक्सेसिव मैग्निफिकेशन विधि द्वारा। तो अब आप तो आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों से नहीं हो पा रहा है एक बार फिर से वीडियो को देखें, फिर से अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे होगा। ठीक है, या फिर अगर आप खुद से बनाना चाहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हर चीज़ सर ही बताए ये जरूरी नहीं है बच्चों। ठीक है, अब देखो ये 0 हो गया, अब 3.765 बताना है। तो आपको तो पता होगा कि आपको 3 से आगे जाना है, तो ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में देखते हैं ये कहाँ होगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। थोड़ा सा और हम गैप लेते हैं ताकि आसानी से आपको समझ आ पाए। ठीक है, तो जितना बड़ा बना देंगे आपको समझ में आएगा। आप देखो हम 0 को यहीं ले लेते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आएगा। और 1 यहाँ लेते हैं, 2 आपका यहाँ ले लेते हैं, 1 2 3 4। इसकी गैपिंग ज़्यादा मैंने जानबूझ कर रखी है क्योंकि हमको इसको समझाना है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। ठीक है, ये मत कहना कि सर सब तो बराबर होना चाहिए।
तो समझाने के लिए थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो अब देखिए, तो सबसे पहले अब देखो कि 3.7 कहाँ होता है, 3.7 कहाँ होता है। अब देखिए 3.7 के लिए तो आप देखना होगा ये क्या होगा, 3.1 होगा, ये 3.2 होगा, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4। यानी कि ये जो 3.7 होगा ये यहाँ है ना, 3.7 और ये 4 है, यानी कि 3.76 जो होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। बात क्लियर है ना कि 3.76 जो होगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। 3.7 ही जब यहाँ है तो 3.76 तो इससे और आगे होगा और 4 से पीछे होगा, तो वो डिस्टेंस ही आता है। अब इस डिस्टेंस को हम जूम आउट करके यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, ये देखो आप, ये हो गया 3.7 और ये हो गया आपका 4। अब देखो, अब आपको 3.76 लेके जाना है, तो अब देखो 3.76 को कैसे लेके जाएंगे, तो 3.76 को लिखेंगे यहाँ 3.71, 3.72, 73, फिर यहां पे करीब आएगा 3.76 आएगा, फिर चलते चलते ये 4, तो 3.76 यहां आया और ये 4 यहां है। अब हमको तो लिखना है 3.765, यानी कि इससे भी आगे जाना है, तो इसको भी थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और देखिए यहाँ है आपका 3.76 और यहाँ है आपका 4, तो अब आप देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3.761, फिर चलते चलते जाएगा 3.762, फिर चलते चलते यहाँ पे आएगा आपका 3.765, यानी लगभग बीच में आएगा 3.765। ये आया आपका सक्सेसिव मैग्निफिकेशन द्वारा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये समझ में आया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। नंबर सिस्टम के हर एक पार्ट को कवर करेंगे हम, ठीक है? या फिर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बताइए, वहां पे हम क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है कि कौन रैशनल होता है और इर्रेशनल कौन होता है। पहचानना है कि रैशनल कौन है, इर्रेशनल कौन है। तो रैशनल और इर्रेशनल को पहचानना तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ सर, रैशनल वो सारे नंबर होते हैं जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रैशनल वो सारे नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। रैशनल वो सारे नंबर होते हैं जो डेसिमल में होते हैं। रैशनल वो सारे नंबर्स होते हैं, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इसको छोड़ो, जो इंटीजर्स होते हैं, जो होल नंबर्स होते हो, जो नेचुरल नंबर्स होते हो, प्राइम नंबर्स होते हो, को प्राइम नंबर्स होते हो, ये सारे के सारे आपके क्या है, वो है रैशनल। तो क्वेश्चन उठा के समझते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल में क्या होगा, √2 होगा, जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके वो होगा इर्रेशनल। तो आइए समझते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो होगा इर्रेशनल। तो एक एक क्वेश्चन से हम इसको क्लीन करेंगे। अब देखिए ये 2 - 5 क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 है और ये √5 है, ये क्या होगा, रेशनल या फिर इर्रेशनल?
तो आप देखोगे कि सर ये तो 2 है, ये तो फाइनाइट वैल्यू है, इसका फिक्स है, लेकिन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा √5 का, ये तो इररेशनल होता है, और इररेशनल को उसमें घटाएंगे तो ये जब पॉइंट होंगे, जैसे कि आप सोचो कि 2.00 ये चलता जाएगा 2.0, अब इसका जो वैल्यू होगा जो भी हो वो तो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म ही नहीं होगा। जब हम इसको घटाएंगे, जब ये खत्म ही नहीं होगा तो इसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा, पूरे का जो प्रोडक्ट होगा वो भी तो भाई खत्म नहीं हो रहा है। जब ये खत्म नहीं होगा तो ये भी खत्म नहीं होगा, और जब ये भी खत्म नहीं होगा इसका मतलब ये होल टर्म क्या होगा, इररेशनल। बात समझ में? ठीक उसी प्रकार से 2 + √5 ये होता तो वो भी यही होता इररेशनल। जब 2 - √5 इररेशनल है तो 2 + √5 भी इररेशनल होगा। ये बात क्लियर है, आपको समझ में आई होगी क्यों? तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये कभी घटेगा ही नहीं, कभी जुड़ेगा ही नहीं। जब तक डेसिमल एक्सप्रेशन इसका खत्म ना हो तब तक तो ऐसा क्लीन नहीं कर सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप याद रखो, यहां से एक बात समझ में आ गई, ये टू तो रैशनल है, टू क्या है रैशनल है, और √5 क्या है इररेशनल, ठीक है। और रैशनल प्लस इररेशनल, रैशनल प्लस इररेशनल हमेशा इररेशनल होगा। बात समझ में आया? या फिर माइनस कर दे हमेशा इररेशनल ही होगा। ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कहे कि रैशनल प्लस रैशनल क्या होगा, तो रैशनल प्लस रैशनल तो रैशनल ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछे कि इररेशनल, बच्चों ये पॉइंट सब करके लिखते जाना, ये सब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, ये आपको पता होना चाहिए। इररेशनल में अगर इररेशनल को प्लस करेंगे तब क्या होगा, तब आप एक एग्जांपल लेके चेक कीजिएगा कि सर √2 + √2, ये भी तो 2√2 होता है, यानी कि ये भी खत्म नहीं होगा, ये √2 तो लगा हुआ है इसके पास, फाइनाइट वैल्यू या फिर परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। जब ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं तो इसका मतलब ये भी इररेशनल होगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा। आप √3 + √2 भी लेके चेक कर लेंगे, आगे कितना भी बढ़ते चले जाएंगे हमेशा क्या होगा इररेशनल भी होगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक एग्जांपल और गौर करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि √2 क्या होता है तो कहेंगे आप इररेशनल। अगर हम कहें कि -√2 क्या होता है तो कहेंगे आप ये भी इररेशनल। अगर इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तब तो आता है 0। 2 - √2 क्या होता है 0 होता है। अब ये जो प्रोडक्ट आया वो तो रैशनल आ गया, तो इसका मतलब ये तो चीज जो हम कह रहे थे कि इररेशनल प्लस इररेशनल, इररेशनल आ रहा था ऊपर, और फिर नीचे एक दूसरा एग्जांपल लिए तो वहां रैशनल आया। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इररेशनल प्लस इररेशनल हमेशा ही इररेशनल होगा, ये कभी नहीं कह सकते हैं। इररेशनल प्लस इररेशनल रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर मल्टीप्लाई पूछे कि इररेशनल का इररेशनल के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, तो आप कहिएगा कि √2 × √3, सर √6 हो जाता है। √2 × √3 कितना हो जाता है √6 हो जाता है। तो ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये इररेशनल आया। बात समझ में आई? अगर हम एक और एग्जांपल लेके इसको समझे कि √2 × √2 क्या होता है, तो आप कहोगे कि √2 का स्क्वायर यानी कि 2, ये आ जाता है रैशनल। बात समझ में? तो यहां भी हम डिसीजन नहीं कर सकते, यानी कि इररेशनल का इररेशनल के साथ प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो, कहीं भी ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि इररेशनल होगा कि रैशनल।
ये आपको उसके एग्जाम्पल को देख के ही पता लगा सकता है। अगर आपसे कोई एग्जाम्पल दे के पूछे तब आप बता सकते हैं कि वो रैशनल होगा या इररेशनल। आप सीधा जजमेंट थ्योरी के हिसाब से नहीं कर सकते, थ्योरी के हिसाब से दोनों होगा। ठीक है, तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। आप डिवाइड भी करके चेक कर लेना, जैसे कि √2/√2, ये तो कट के 1 हो जाएगा ना। 7√7/√7 कट जाएगा √7 से, ये 7 होगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि ये डिसाइड नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिएगा, अगर एक रैशनल है और दूसरा अगर इररेशनल हुआ तो उसका प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, हमेशा इररेशनल आएगा। क्लीन है बच्चों? इतनी थ्योरी काफी होगी, ठीक है, पहचानने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। एक और पार्ट आएगा नंबर सिस्टम पार्ट 5, इसमें हम पूरा आपका नंबर सिस्टम खत्म कर देंगे। 9th का लेसन 1 आपका खत्म। इसके बाद 9th का दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज सेकंड लास्ट क्लास है नंबर सिस्टम का, जल्दी जल्दी से इसको कवर करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आपको पहचानना होगा कि 3 + √3 और 2 + √2, इनका प्रोडक्ट रैशनल होगा कि इररेशनल। तो आप डायरेक्ट जजमेंट से कर लो कि क्या ये कभी भी आपको दिख रहा है कि ये कट जाएगा। आपको लगता है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर में सारा आंसर होगा, तो आप देख लो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हो। 3 + 2√2, फिर √3 से पहले इस 3 से इस दोनों में, फिर इस 3 से इस दोनों में। बात क्लीन है? फिर 6 + 3√2 + 2√3 + √6, फिर हो जाएगा 6 + 5√, और इसके बाद हम नहीं लिख सकते हैं इसको, सब अलग अलग, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर में तो कोई है ही नहीं, यानी कि इररेशनल होगा आंसर इसका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 + √3, 3 - √3, ये क्या होगा, इररेशनल या रैशनल? ये आसान से आप देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, a² - b² बराबर क्या होता है, तो a + b और a - b। जब एक ही संख्या का आपस में प्लस हो रहा हो, उसी संख्या का आपस में माइनस हो रहा हो, और तब दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a² b²। हम देख रहे हैं कि एक ही नंबर का प्लस हो रहा है, एक ही नंबर का माइनस, यहाँ जो 2 नंबर यहाँ है वही 2 नंबर यहाँ है, और दोनों का प्लस माइनस हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है हमको यहाँ लिखना होगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ लिखना होगा -√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे 9 और √3 हट जाएगा, 3 बन जाएगा, आंसर आया 6, यानी कि ये आएगा रेशनल। तो बच्चों डायरेक्ट कभी भी जजमेंट फेल भी हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा सॉल्यूशन उसका देख लेंगे, फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि रैशनल होगा या इररेशनल। तो आई होप ये बात आपको समझ में आए। अब लास्ट टॉपिक पे आपका डिसाइड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि क्या कह रहा है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम टॉपिक को खत्म करेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ तक कि 11-12 के बच्चों को ये बातें नहीं पता होती है, वो सब भी याद करके जाते हैं। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, और ये आपके सिलेबस में है और आपको पढ़ना है, इसलिए हम आपको ये बातें बता रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, रिकॉल, क्वेश्चन नंबर 7, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, सुन के भी बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा, रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस, जिसको हम C से लिखते हैं, से C, एंड टू इट्स सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, टू इट्स
डायमीटर, इसको हम से डी से सूचित करते हैं, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? How will you resolve this contradiction? ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा है काफी आसान सा क्वेश्चन है, पर इसको जो लोग डीपली में नहीं जानते हैं वो काफी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। आपको कह रहा है कि जो पाई जो होता है, पाई इज द रेशियो ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। पाई जो होता है वो पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। ठीक है, पाई को हम लिखते हैं रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस अपॉन इट्स डायमीटर, यानी कि लिखा जाता है पाई इक्वल टू सी बाई टी। ठीक है, तो कह रहा है कि दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट पाई इज इरैशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? पाई को जब हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, आप तो जानते हैं रैशनल का क्या डिफिनीशन होता है। इरेशनल तो पी बटे क्यू के रूप में होता है, और यहाँ पाई बराबर है सी बाई टी सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। तो अब कैसे कह सकते हैं कि पाई इरैशनल है? पाई इरैशनल है ये आप कैसे कह सकते हैं? आपको तो हर क्वेश्चन में आता है, हर 10th के एग्जाम में आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है कि पाई रैशनल और इरैशनल फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना होता है, तो आप सीधा इरैशनल भर देते हैं। जबकि पाई की जो वैल्यू होती है, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लेके अपना काम करते हैं, बात पे गौर कीजिएगा कि जो वैल्यू हम लेके अपना काम करते हैं 22/7, ये रैशनल होता है। ठीक है, बट पाई को ऑफिशियली हम इरैशनल जानते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है कि पाई की वैल्यू को हम रैशनल बोले और पाई को इरैशनल? यही कॉन्ट्राडिक्शन है और यही सॉल्व करने में लग जाएगा मुझे कम से कम 10 मिनट। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा कि हाउ पाई इज इरैशनल नंबर। तो आप सोचिए कि पाई आखिर आया कहां से? ये पाई को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पाई की ओरिजिनेशन कहां है? तो बच्चों, इसका ओरिजिनेशन सर्कल से हुआ। ठीक है, कैसे हुआ ये सर्कल से? तो आप शुरू में, जब बहुत पहले की बात है, हम एरिया वैसे चीजों का निकाल सकते थे जो कि स्क्वायर के शेप में हो या फिर रेक्टेंगल के शेप में हो। स्ट्रेट लाइन द्वारा रीजन जो भी बनता था उसका एरिया हम इजी वे में फाइंड कर लेते थे, लेकिन जो रीजन कर्व होता था, गोलाकार रीजन होता था, उसका एरिया निकालना काफी डिफिकल्ट था, लगभग इम्पॉसिबल था। ये बात आप समझिए। तो वही एरिया निकालने के लिए हमने पाई का डिस्कवर किया। जैसे ही पाई का डिस्कवर हो गया, कोई भी जो गोलाकार रीजन था, राउंड रीजन का एरिया निकालना संभव हो पाया। तो अब ये पाई को, आखिर ये पाई की कहानी क्या है क्या ये? तो समझते हैं पाई क्या है। तो बच्चों, पाई जो होता है वो कहां से आया उसको हम देखते हैं। आप देखिए, कोई भी रीजन का सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर कहिए, उसकी मीनिंग एक ही है। ठीक है, उसका मतलब, मकसद एक ही है। तो देखिए, पेरीमीटर क्या होता है? चारों तरफ की बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं, और सर्कल के चारों तरफ की बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, और जो इसका, जो आप सर्कल में जानते ही होंगे, छोटी क्लास में ही पढ़ रखे हैं, जो लाइन सेंटर से होके गुजरता है उसको हम कहते हैं डायमीटर। बात समझ में आ रही है? तो अगर इस लेंथ को अगर मापा जा सके, सर्कमफेरेंस कहलाएगा, और ये लेंथ जो मापा गया है वो डायमीटर कहलाएगा। बात क्लियर है?
तो जब क्या किया गया, जितना भी राउंड रीजन था, जितने भी सारे सर्कल थे, उस सारे सर्कल को के सरकमफेरेंस और डायमीटर को का रेशियो निकाला गया। ठीक है, राउंड रीजन का रेशियो निकाले हम, तो एक कॉमन चीज आई कि सारे जब भी हम इसको डिवाइड करते थे ना, एक ही वैल्यू आती थी 3.14159, और ये कटता ही नहीं था, ये वैल्यू कभी भी कटती ही नहीं। और ये वैल्यू आपको बता दे कि अप टू ये 5 ट्रिलियन तक सुपर कंप्यूटर ने इसको जस्टिफाई किया कि ये डेसिमल के बाद 5 ट्रिलियन तक चला गया, लेकिन वहां तक भी टर्मिनेट नहीं हो पाया। अब सुपर कंप्यूटर भी हाथ ऊपर कर दिया कि भाई इससे आगे तो अब मेरे से भी नहीं होने वाला है, आप खुद देख लो। तो ये वैल्यू देता है सारा जो भी राउंड सर्कल है सभी की, चाहे वो बड़ा बनाइए या छोटा बनाइए या फिर इतना बड़ा बनाइए, या फिर वो आपका अर्थ हो या फिर आपका वो मून हो, कोई भी हो, सबका सरकमफेरेंस और डायमीटर को अगर आप डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू आने वाली है। ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई। जब हम कांस्टेंट वैल्यू आता है तो साइंस हो या मैथमेटिक्स, उसका कुछ नाम दिया जाता है। जब किसी चीज का, आप जानते ही होंगे, लाइट का स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सबको एक कांस्टेंट टर्म से लिखा जाता है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको c से लिखते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट का कांस्टेंट से नाम दिया गया c। उसी तरीके से ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका नाम दिया गया पाई, कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू आता है उसका नाम है पाई। तो पाई जो अब आपने पढ़ा कि पाई इर्रेशनल क्यों होगा, तो पाई इर्रेशनल इसलिए होगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू हो रही है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकर, अब ना ही ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये रेकर हो रहा है। जब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, रेकर भी नहीं हो रहा है, तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग को हम इर्रेशनल मानते हैं, इसलिए पाई को भी हम क्या मानेंगे, इर्रेशनल। यहां तक ये बात क्लियर है। आप कहोगे, आपका थोड़ा सा डाउट होगा कि सर √2 को इर्रेशनल क्यों बोलते हैं, इसको भी तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, √2/1। बात क्लियर। तो देखो, रैशनल का मैंने डेफिनेशन बताया था कि p/q के रूप में तो ये हो गया, लेकिन p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों आपके इंटीजर होने चाहिए। और क्या √2 इंटीजर है, नहीं है, तो यहाँ p जो होगा वो इंटीजर है ही नहीं, तो p/q कभी रैशनल ये फॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से सरकमफेरेंस, अब अगर डायमीटर मान लेते हैं, आप क्या करते हैं, अगर आप डायमीटर को अगर फिक्स वैल्यू मानते हैं तो वो 22 दशमलव कुछ आ जाता है, तो उसका सरकमफेरेंस 22 डेसिमल में आ जाता, वो कभी इंटीजर में नहीं आ पाएगा। सरकमफेरेंस को अगर आप इंटीजर मानोगे तो डायमीटर डेसिमल में आ जाएगा, तो कोई भी एक आपका डेसिमल में हो जाएगा, दोनों के दोनों कभी इंटीजर नहीं हो पाएंगे। इसकी वजह से पाई इर्रेशनल हो जाता है, रैशनल नहीं होता है। कहोगे कि सर ये 22/7 का क्या माजरा है। फिर हम आगे आए, कुछ दिनों बाद जब ये पाई डिस्कवर हुआ, इसकी वैल्यू डिस्कवर हुई, तो बाद में पता चला कि 22/7, 22 को अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं ना, तो एक मतलब लगभग एक वैल्यू आती है 3.14285, ठीक है, और कुछ के बाद ये कट जाता है, ये वैल्यू टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है आपका टर्मिनेट। बात क्लियर है कि 22/7 टर्मिनेट हो जाता है और पाई कभी टर्मिनेट नहीं होता है। और वैल्यू दोनों का देखिए 3.14159, 3.14285, एकदम वैल्यू लगभग समान है, एकदम एग्जैक्ट समान नहीं है, 100% इक्वल नहीं है, लेकिन लगभग क्वेश्चन सेम है। तो अगर हमको छोटा रीजन का एरिया निकालना हो, स्मॉल रीजन का अगर एरिया निकालना हो, तो ये लेके हम काम तो कर सकते हैं ना। लेकिन अगर इनफैक्ट अगर हमें मून का एरिया निकालना हो, अर्थ का एरिया निकालना हो, तब तो काफी ज्यादा वेरिएशन हो जाएगा और हमको लैंड करना होगा कहीं और हम पहुंच जाएंगे कहीं और। जैसे हमको तो देखिए, जैसे ये वाला वैल्यू ले रहे हैं, ये 3.142 है और ये 3.141 है,
और ये 1 है, ये 2 है, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी। तो हम जो एरिया निकालेंगे वो एरिया लगभग इतना बड़ा होगा, लेकिन एग्जैक्ट में वो तो कम होगा, वो यहीं से आके निकल जाएगी। एरिया में इतना ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा आपका। और आप किसी चीज़ का लैंड, आप तो समझ रहे हैं यहाँ से भी हम पहुँच जाएंगे तो पहुँच ही जा रहे हैं, लेकिन आप बाहर चले जाते हो तो यहाँ पे आपका सैटेलाइट वगैरह भेजने में इस सब में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जा सकती है। ये पाई का कहानी है, बात समझ में आ गई। और पाई जब जान गए हैं कि पाई रैशनल और ये इरेशनल की कहानी, तो छोटी सी कहानी और भी जान लीजिए कि पाई डे मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। पाई डे मनाया जाता है आपको, और वो पाई डे जो मनाया जाता है 14 मार्च 1:59 पे। अब आप कहोगे कि सर हमको पाई की वैल्यू कभी याद नहीं होगी। पाई की वैल्यू तो आपको 5 डिजिट तक याद हो गया। पाई का जो वैल्यू है वो पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च 1:59 पर। और ये 14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि तीसरे को मंथ में कहते हैं मार्च, ये मार्च होता है, और ये 14 जो होता है 14, ये डे 14 मार्च, ठीक है। और ये एग्जैक्ट वैल्यू है ना, सॉरी ये तो हम मान के चल रहे हैं, ये एग्जैक्ट है आपका पाई का वैल्यू, तो ये हो जाएगा मार्च और ये हो जाएगा आपका डे, और 1:59 ये आपका हो जाएगा टाइम। बात क्लियर है? 14 मार्च 1:59 पे पाई डे मनाया जाता है। और भी आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आइंस्टाइन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी 14 मार्च है। स्टीफन हॉकिंस का डेथ डेट है वो भी 14 मार्च है। बच्चों इन सभी ने पाई के साथ काम किया है और पाई के साथ ही आए गए हैं, इसलिए ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि कॉन्ट्राडिक्शन पाई इज वाई, पाई इज कॉल्ड इरेशनल, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय बच्चों, अगली क्लास में हमारी मीटिंग होगी लास्ट क्लास को लेकर नंबर सिस्टम का, ठीक है बच्चों, बाय।